हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑल इन वन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम अब तक एक फिजिक्स में सीरीज लेके चल रहे थे। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था यूनिट एंड मेजरमेंट। उसमें हमने अब तक कंप्लीट किया था डायमेंशंस के एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे थे हम। तो डायमेंशंस के जो एप्लीकेशन है वो मैंने आपको 3 बताए थे। एक तो ये बताया था कि एक मात्रक पद्धति से हम दूसरी मात्रक पद्धति में कैसे जा सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि सूत्रों की सत्यता की जांच कर सकते हैं। तीसरा मैंने बताया था कि सूत्रों को व्युत्पन्न कर सकते हैं, या फिर बोले तो उनको कि जो अपनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बीच में रिलेशन देख सकते हैं। तो हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था एप्लीकेशन। सेकंड पर हम बात कर रहे थे फॉर्मूले की मतलब सत्यता पर। अब उसमें एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम। कल हमने कुछ एग्जांपल लिए थे, मैंने ये बोला था कि आप भी ट्राई करके देखना। उसमें हम आगे भी बात करेंगे, वो अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। चलो एक सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंसेप्ट अपने जो भी हैं स्टार्ट करेंगे। कि मान गए चलो हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यदि f इजकल टू के वी स्क्वायर हो, जिसमें f क्या है बेटा, यहाँ फोर्स, ठीक है, तथा v क्या है, वेलोसिटी, इसको हम वेग बोल सकते हैं, है तो k की डायमेंशंस बोले तो बेमा ज्ञात करो। देखिए इसमें क्या करना है हमें, एक हमें दे रखा है फॉर्मूला है एफ इजकल टू के वी स्क्वायर, और इसमें हमें बोल रहा है वो कि एफ जो है वो बल है, फोर्स है, और वी क्या है, एक वेलोसिटी है, और हमें क्या करना है, के की जो डायमेंशन है वो निकालनी है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए एफ इजकल टू के वी स्क्वायर, और हमें पता है के क्या है, फोर्स है, वी क्या है, वेलोसिटी है। तो के इजकल टू क्या आ जाएगा, एफ अपॉन वी स्क्वायर। अब मुझे पता है, हम अब तक पढ़ते आए हैं कि के की बेमा क्या है, मात्रक क्या है, और वी की बेमा क्या है, मात्रक क्या है, दोनों हमें पता है। तो के की मैं डायरेक्ट डायमेंशन लिखता हूं, m1 l1 t माइनस टू, ये अब तक आपको याद हो चुकी होगी। इसकी मैं लिखता हूं तो देखिए l1 t माइनस वन, और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देते हैं, नो प्रॉब्लम सर। बात करते हैं के पर, तो देखिए m1 l1 t माइनस टू, स्क्वायर लगाया तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, L2 t माइनस टू। तो t माइनस टू से t माइनस टू क्रॉस हो जाएगा, ऐसे करना नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, एक तो बचा है m1, और देखिए L1 ऊपर है, L2 नीचे है, एक कैंसिल हो जाएगा तो नीचे बचेगा, और इसको हम ऊपर जाके माइनस में लिख सकते हैं। जब हमें उसकी बेमा पता चल गया तो हम उसकी यूनिट भी लिख सकते हैं। और सर इसकी यूनिट क्या होगी बताओ। देखो m क्या होता है, मास, तो किलोग्राम, और एल क्या होती है, लंबाई, किलोग्राम अपॉन मीटर। सिंपल, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। कल मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन भी दिया था। कौन सा क्वेश्चन दिया था सर, वो आपने शायद कर लिया होगा, नहीं किया तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कल मैं आपको जाते जाते एक एग्जांपल बता के गया था कि E इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। और एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, एक कार्य है, या फिर बोलते हैं कार्य क्या है, एक ऊर्जा है। और एनर्जी का भी जो मात्रक है वो वही होगा जो कार्य का होता है। सर क्या होता है, देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी विमा क्या होगी, m1 l2 t माइनस टू। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये सही है या नहीं है, तो देखो ऐसे देख लेते हैं, ई की क्या होगी, m1 l2 t माइनस टू। मैं रफली बता देता हूँ, आपने करके देखा होगा। 1/2 मैंने बताया था, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन यूनिट्स नहीं होती, इसको हम हटा भी सकते हैं। m क्या होता है, मास, और मास की क्या होती है, m1, और इसकी क्या होती है, l1 t माइनस वन। इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इधर देखिए m1 l2 t माइनस टू इक्वल टू m1 l2 t माइनस टू। तो ये एकदम करेक्ट है, ये आपने देख लिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। एक और फॉर्मूले की बात करते हैं। मैं बात कर लेता हूं एनर्जी की ही, E इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है।
यहां ई क्या है, एक ऊर्जा है, एनर्जी है। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। ठीक है, कोणीय वेग है और इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आई की डायमेंशंस बतानी है। अब देखिए ई की हमें पता है, अभी हमने देखी थी सर, क्या होती है, m1l2t-2 रेडियन पर सेकेंड। तो सर इसमें हम देखते हैं रेडियन की, जब मैंने शुरू में बात की थी तो उसमें बताया था ना, तो इसकी कोई डायमेंशन होती है, डायमेंशन नहीं होती तो किसकी होगी, सेकंड की होगी। सेकंड की होगी, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, t-1। सिंपल है सर, I इजकल टू ई अपॉन ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, I इजकल टू ई अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ई की क्या है सर, m1l2t-2 अपॉन, बात करें हम इसकी तो t-1, लेकिन क्या लगा हुआ है, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है सर। बात कर लेते हैं सर, देखो m1l2t-2 और ये भी क्या हो गई सर, t-2 हो गई, t-2 से t-2 क्रॉस हो जाएगा तो क्या रहेगा, m1l2। और अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इट इज क्लियर, ये क्या है इसकी, देखो डायमेंशन से हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं, और यूनिट से क्या निकाल सकते हैं, उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। देखिए अब मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे बता देता हूं जो नीट और जेई में कई बार पूछे भी जा चुके हैं, आते भी हैं इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि ये मात्रक और डायमेंशंस वाला एक ऐसा टॉपिक है जो कंप्लीट फिजिक्स में कई छोटी छोटी जगह पर काम भी आता है और हमारी बहुत हेल्प भी करता है, इसलिए इस पर क्वेश्चन आना कंपलसरी होता है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए बात कर लेते हैं सर एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन की, x इजक्वल टू ए प्लस वी टी प्लस सी टी स्क्वायर एक्स मीटर में है, टी सेकंड में है, तो ए बी सी की डायमेंशन बोले तो बेमा क्या होगी। मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब कि एक रूपता का नियम ये होता है बच्चों कि अगर जैसी जो ऐसी राशियां हैं जिनकी डायमेंशंस या यूनिट एक है, वही आपस में मतलब ऐड हो सकती हैं या सबट्रैक्ट हो सकती हैं, या तो वो जुड़ सकती हैं या वो घट सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि x, इसकी तो मैं दे रखी है मीटर में, लेकिन a कंप्लीट बीटी और कंप्लीट सी टी स्क्वायर, इन तीनों की अगर अलग अलग हम डायमेंशंस निकालें तो वो किसके इक्वल आएगी, x के इक्वल आएगी। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए x इक्वल टू ए, x इक्वल टू वी टी और x इक्वल टू सी टी स्क्वायर। कहने का मतलब x की जो डायमेंशन होगी वो a की होगी, जो x की डायमेंशन होगी वो कंप्लीट bt की होगी, x की जो डायमेंशन होगी वो ct स्क्वायर की होगी। अब बात करते हैं, देखो x की डायमेंशन क्या है, मीटर में सर L1 होगी, बिल्कुल बात सही है सर, L1 ही होगी। तो a की भी डायमेंशन क्या होगी सर, L1 होगी, क्योंकि इसके इक्वल है। बात कर लेते हैं सर b की, तो देखिए इसकी डायमेंशन L1 होगी, v की हम देखें डायमेंशन कुछ है नहीं, लेकिन t की क्या है सर, t1 है, और v की अगर मैं देखूं तो L1 अपॉन t1, और सर t को मैं अगर ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, L1t-1, ये क्या हो जाएगी, v की डायमेंशन हो जाएगी। और अब हम बात करें c की, तो देखिए L1 c की और t की क्या हो जाएगी, t2। c की अगर हम निकालेंगे तो L1t-t/2 वो L1 अपॉन टी स्क्वायर। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1t-2। क्लियर सी बात। तो ये ए की पे आ गई, ये बी की आ गई और ये सी की आ गई। ऐसे क्वेश्चंस आपको जेई में देखने को मिलते हैं, काफी सारे कंपटीशन में देखने के को मिलते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चंस होते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। ये एक एग्जाम्पल है
इसके अलावा भी और एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे x दिया है मैंने, इसकी जगह पर क्या दे सकता है, वेग भी दे सकता है, v भी दे सकता है, ठीक है, एक्सीलरेशन भी दे सकता है, वो यहाँ पर बोलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला है कि x क्या है, यहाँ मीटर में है, ऐसे वो बोलेगा अगर x क्या है, यहाँ पे एक्सीलरेशन है, त्वरण है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, वो कुछ ना कुछ हिंट देगा, तभी हम इनकी क्या निकाल सकते हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस निकाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, मैं और भी कराता जाऊं। यहाँ x की जगह अगर मैं v लिख दूं तो ये सारे चेंज हो जाएंगे, अगर मैं v की जगह a लिख दूं एक्सीलरेशन तो भी ये सारे चेंज हो जाएंगे, मैं जैसे जैसे राशि f लिखूंगा तो ये सारे चेंज हो जाएंगे, मैं अगर प्रेशर लिखूंगा तो ये सारे चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक दो एग्जांपल्स आप करके देखना, बहुत इजी होते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती। अब बात कर लेते हैं इसी टॉपिक में, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए सर, अभी हम तीसरे एप्लीकेशन पे नहीं आए, अभी हम इसी में चल रहे हैं। तो सर इसमें हम आगे बढ़ते हुए एक छोटे सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोटिस कर लेते हैं, और हम नोटिस करने के लिए क्या डाल देते हैं सर, एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा नोट डाल देते हैं। सर ये नोट क्या है कि देखिए बच्चों, जो लॉग होता है, अब आप इससे वाकिफ हो जाइए, लॉग का बहुत जगह काम पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में लघु गुणक। और सर जो e की पावर x, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, और सर हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको चर घातांकी फलन, या चर घातांकी भी बोल सकते हैं। और तीसरे बात करें हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, बोले तो त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस विमाहीन होते हैं। कहने का मतलब कि ये तीनों क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। और डायमेंशन लेस का मतलब क्या होता है, m0 l0 t0, ठीक है बच्चों। डायमेंशन लेस होते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि यूनिट लेस होते हैं, देखो दोनों में अंतर है। अगर किसी की डायमेंशन नहीं होगी तो जरूरी नहीं है उसकी यूनिट नहीं होगी, लेकिन ये पक्का है कि अगर जैसे किसी की यूनिट ही नहीं होगी तो उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। जैसे आपने देखा था कि एंगल की डायमेंशन यूनिट क्या थी, रेडियन थी, लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं होती है। तो कुछ हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी यूनिट होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। सर इसका कोई एग्जाम्पल, एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल देखते हैं हम, बताइए सर। चलो x का ही ले लेते हैं, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहां पर जो x है वो मीटर में है, ओके सर। t है वो क्या है, सेकंड है, टाइम है, समय है, ठीक है सर। अब मुझे देखो, एक तो a की डायमेंशन, एक ओमेगा की, और एक 5, इन तीनों की मुझे डायमेंशन देखनी है कि क्या होगी। अब डायमेंशंस देखने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि इसकी जो डायमेंशन है, हम नोट में पढ़ के आए हैं, क्या होगी, m0 l0 t0। अब देखिए बच्चों कंफ्यूज कहाँ होते हैं, मैंने क्या बोला, इस साइन वाले फंक्शन की क्या होगी डायमेंशन 0, ये नहीं बोला कि ओमेगा की क्या डायमेंशन होगी 0 होगी। कई बार क्या बच्चे जल्दीबाजी में सोच लेते हैं कि इसके अंदर जो फंक्शन है इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, 0 होगी, और वो क्या कर देते हैं कि अगर पूछा जाता है, कई बार सीधा सीधा MCQ आता है कि उपरोक्त में ओमेगा की डायमेंशन क्या होगी कि बेमा क्या होगी, तो वो क्या है, जल्दीबाजी में कौन से आंसर पर टिक करके आ जाते हैं, m0 l0 t0, या फिर उसमें दिया होता है कि ओमेगा एक विमाहीन राशि है, उस पर टिक करके आ जाते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब हम देखेंगे सर करना कैसे। देखिए x किसके इक्वल में है, a के इक्वल में, तो कहने का मतलब सीधी सीधी सी बात है कि सर जो x की डायमेंशन होगी, डायमेंशन क्या है L1, वही किसकी होगी, a की होगी, और a की डायमेंशन क्या हो जाएगी, सिंपली L1 हो जाएगी। अब हमें पता है ये क्या है, ये क्या है, डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है, लेकिन मुझे ओमेगा की पूछे तो देखो ओमेगा t प्लस 5। अब हमें पता है कि ये दोनों आपस में तभी जुड़ेंगी, कब जुड़ेंगी, कि जब दोनों की डायमेंशन क्या होगी, इक्वल होगी। और हम अब तक पढ़ते आए हैं कि फाई क्या है, एक एंगल है, और एंगल की क्या होती है, डायमेंशन 0 होती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके इक्वल में लिख सकता हूँ क्योंकि इन दोनों की डायमेंशन बराबर है। और ओमेगा टी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ,
m0 l0 t0 और ओमेगा इजकल टू m0 l0 t0, लेकिन हमें पता है t क्या है, टाइम है, और टाइम की क्या होती है, t1 होती है, इसलिए ओमेगा की क्या हो जाएगी सर, m0 l0 t-1 हो जाएगी सर डायमेंशन इसकी। और फाई क्या है, डायमेंशन लेस है, तो फाई की क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस। अगर फाई की जगह कोई ऐसी राशि दी होती कि जिसकी हमें डायमेंशन पता होती तो वो इसकी डायमेंशन हो जाती। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। चलिए और बात कर लेते हैं एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट की बात कर लेते हैं सर कि अगर एक्सपोनेंट में कोई फंक्शन दे रखा हो तो उसकी हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। एक्सपोनेंट देख लेते हैं सर। एक्सपोनेंट देखिए सर, y इज इक्वल टू ए ई की पावर ए बी अपॉन टी। ठीक है, y क्या है, y डायमेंशन मीटर ले लेते हैं इसकी, और t क्या है, समय है, सेकंड ले लेते हैं सर इसकी। क्लियर सी बात है सर, ओके। अब देखिए मैंने क्या बोला कि एक्सपोनेंट चरघातांकी की डायमेंशन क्या होती है, m0 l0 t0। एक ही डायमेंशन देखनी है वो y के इक्वल में होगी, एक ही जो डायमेंशन होगी वो y के इक्वल होगी, और y क्या है, मीटर में है तो l1 होगी, और एक ही भी डायमेंशन क्या होगी, l1 होगी सर। बिल्कुल बात सही है। अब बात करते हैं सर, इसमें देखो a और b की डायमेंशन दोनों की निकालनी है हमें। अब बात कर लेते हैं सर a और b की। a और b की किसके इक्वल आ रहा है, t के, और मुझे a की निकालनी है तो क्या हो जाएगी, t अप b की निकालनी है तो t अपॉन a। और हमें पता है सर t क्या है, समय सेकंड है तो t1 होगी सर, और a की हमने यहाँ निकाल ली है देखो तो l1, और l1 हमने निकाल के रख ली है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, l-1 t1। ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन। लेकिन इस कंप्लीट की डायमेंशन क्या होगी, m0 l0। सर हमें करके बताओ कि देखो ये क्या लिखा हुआ है, a v अपॉन टी। अरे e की पावर में ये लिखा हुआ है ना, देखिए a की क्या है, l1 है ना सर, बिल्कुल है सर। v की क्या है सर, देखो l-1 t1, और नीचे टाइम दे रखा है t1, देखो l1 माइनस कट गया, t1 से t1 कट गया, कितना है, 0 है। तो ये हुई कि नहीं हुई डायमेंशनलेस। ये आपको प्रूफ करके बता दिया मैंने। डायमेंशन कैसे निकालनी है, ऐसे निकालनी है, हमें उसकी यूनिट्स पता होनी चाहिए। यूनिट्स पता होंगी तो हम उसकी डायमेंशन निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है एम एल टी का कैसे यूज करते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स कराए। जैसे त्रिकोणमिति का भी मैंने आपको करा दिया, लॉग का करेंगे तो लॉग का भी ऐसे ही होगा कि उसमें भी बाहर कोई एक राशि दे देगा, जैसे y बराबर a log ax प्लस v, x मीटर में है तब हम उसकी डायमेंशंस निकालेंगे, तब भी वही आंसर आएगा। तो ऐसे करके हम इनकी डायमेंशंस और यूनिट्स निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर, अपना थर्ड एप्लीकेशन है जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बोला जाता है। बात करें तो सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, होने को तो तीनों एप्लीकेशन ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर में क्वेश्चंस मोस्टली किस पर आते हैं, सेकंड पर और थर्ड पर। फर्स्ट वाले एप्लीकेशन पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए ऑलरेडी, जैसे कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, 10 की पावर 7। ऐसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें ज्यादातर कंफ्यूज किस पे होते हैं हम, माइनस और प्लस की पावर पर। अब बात करते हैं सर तीसरी, जो अपनी थर्ड एप्लीकेशन थी। और थर्ड एप्लीकेशन क्या थी कि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों के मध्य संबंध अगर हमें स्थापित करना है, या फिर बोले तो सूत्र व्युत्पन्न करना है, तो हम कैसे करते हैं। चलो बात कर लेते हैं कि जैसे सर जब स्टार्टिंग में सूत्र बनाए तो उनकी डायमेंशंस मैच की गई, उन पर हमें पावर का कैसे पता चला, कि जैसे हम एक फॉर्मूला लेते हैं E इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, जो किसका है, काइनेटिक एनर्जी का है। तो हमें कैसे पता चला कि सर m पर पावर 1 है और b पर पावर 2 है। तो उन सब के लिए हम इसका भी, इस एप्लीकेशन का भी
यूज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल यही ले लेते हैं फिर, E इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। अब ये हमें अगर पता होगा कि हाफ एम बी स्क्वायर है तो हो ही जाएगा, इसलिए इसको क्या लेते हैं, E प्रोपोर्शनल एम और किस पर, V पर। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि एनर्जी द्रव्यमान और वस्तु के द्रव्यमान एवं वस्तु के वेग पर निर्भर करती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, विमीय विश्लेषण के द्वारा बताइए। तो E जो होती है वो प्रोपोर्शनल है M और V के। तो मैं क्या करता हूं, M की पावर A मान लेता हूं, V की पावर B मान लेता हूं। ठीक है, जो हमें डिपेंड दे रखा है कि किस किस पर डिपेंड करता है, उनमें से एक पर ए दूसरे पर बी मान लेते हैं। अब देखो एनर्जी, एनर्जी की हमें डायमेंशन पता होनी चाहिए, नहीं पता तो याद होनी चाहिए। देखो फिर से मैं बता देता हूँ, एनर्जी क्या है, वर्क के बराबर है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में ही होता है तो क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशंस क्या होती हैं इसकी, देखो m1 l2 t-2। तो ये हमें याद होनी चाहिए, अब तक याद हो गई होंगी, मैंने 2-3 बार बता दिया आपको। देखिए m1 l2 t-2। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का साइन क्या बताता है हमें कि ये इस पर क्या करती है, प्रोपोर्शनल है, निर्भर करती है। और प्रोपोर्शनल का जब हम साइन हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसे हम नियतांक बोलते हैं, तो एम ए। अब देखिए एम, ये क्या हो गया, मास हो गया, उसमें हमें दे रखा है कि मास है, और मास की हमें डायमेंशन पता है क्या होती है, एम। इसकी पावर क्या है, ए है, बिल्कुल बात सही है सर। वी वेग है, वेग की डायमेंशन भी हमें पता है। चलो सर ठीक है, m1 l2 t-2, प्रोपोर्शनल साइन। तो देखिए m की पावर a, l की पावर v, t की पावर -v। अब इन दोनों का क्या कर लेंगे सर, कंपैरिजन कर लेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे, जैसे m की पावर यहाँ 1 है, m की पावर यहाँ a है, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। b देखेंगे सर, b l पर भी है, t पर भी है, b पर भी देखो 2 है, और इसको भी कंपैरिजन करेंगे तो 2 आएगा। देख लीजिए, माइनस माइनस 2, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, b इक्वल टू 2। तो इस पर हम क्या लिख सकते हैं, E इज प्रोपोर्शनल m1 लिखेंगे, 1 हम लिखते नहीं है, v स्क्वायर। अब हमें कांस्टेंट नहीं पता तो हम एक कोई नियतांक लगा देते हैं, और नियतांक आते ही इक्वल टू का साइन आ जाता है mv स्क्वायर, लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। अब इसकी वैल्यू कब पता होती है, जब हम काफी सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं, काफी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, साइंटिस्टों ने बार बार इसको दोहराया था, तब उन्हें पता चला कि के की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जो हमारे पेपर में जो क्वेश्चंस पूछेंगे या नीट जी पूछेंगे वो केवल इस पर पूछते हैं, वो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पूछते। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, एक बार मुझे बताएं, स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा देखें। अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे भी और सारे क्वेश्चंस ले सकते हैं। और सारे क्वेश्चंस लेते हैं, तो चलो सर देखिए, इसमें तो आपको कांस्टेंट पता था कि क्या होता है, लेकिन हो सकता है कि आगे आपको कांस्टेंट नहीं पता हो, तो आपको ये क्या छोड़ना पड़ेगा, कांस्टेंट छोड़ना पड़ेगा। कांस्टेंट को हम के भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में सर, बिल्कुल आ गई, तो चलो आगे। बात कर लेते हैं सर। देखिए आपने पढ़ा होगा एक सिंपल पेंडुलम, एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम, एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपित लोलक। इसका हमें पता है सर, आवर्तकाल क्या होता है, टी होता है सर। ओके सर, और जो आवर्तकाल टी होता है वो 3 चीज पर डिपेंड करता है सर। किस किस पर डिपेंड करता है सर, देखिए यहां देख लेते हैं। ये एक डोरी है, इस पर एक पेंडुलम लटका हुआ है जिसका मास एम है। तो एक तो ये करता है सर डोरी की लंबाई पर, जिसको हम बोलते हैं एल। एक करता है मास पर, और एक करता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पर डिपेंड करता है। तो एक करता है सर मास पर, एक करता है लंबाई पर, और एक करता है जी पर। ठीक है, अब हमें इसका क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, टी प्रोपोर्शनल एम एल और जी। इस पर ए, इस पर वी, और इस पर सी। ठीक है सर, ये आप चित्र रहने दीजिए। अब देखिए टी पर, टी की विमा क्या होगी, T1, क्योंकि ये टाइम है।
मास की भी एम, ये आ गया एल, लंबाई, लंबाई की क्या होती है सर, लंबाई किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं, तो एल वी। और सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जी क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9.8, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एल 1 t-2 की पावर सी। आई यही नहीं आई बात समझ में सर, आ गई सर। देखिए तो T1 एम ए एल वी एल सी T-2 सी। यहाँ m की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, जीरो। l की हम देखेंगे, देखो l b प्लस सी, तो b प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है सर। और t की देखो -2c इजकल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है सर, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। यहाँ से हम v की वैल्यू निकालेंगे, -1/2 इजकल टू जीरो, तो v इजकल टू क्या जाएगा, 1/2। वैल्यू रख देते हैं सर। देखिए फॉर्मूला क्या आएगा, t प्रोपोर्शनल m की वैल्यू तो जीरो आ रही है सर, ठीक है सर, l की वैल्यू v की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ, और g की वैल्यू क्या आ रही है, -हाफ। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, t प्रोपोर्शनल l/g। कोई कांस्टेंट आएगा बराबर लगा देंगे। तो सर यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो वस्तु का द्रव्यमान होता है उस पर यह टाइम इंटरवल होता है, आवर्तकाल होता है, वो सर डिपेंड ही नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है, एक तो उसकी लंबाई पर और एक जी पर डिपेंड करता है, और वो भी किसने, हाफ पर। और अगर हम इसकी यूनिट निकालेंगे कंप्लीट, तो देखना वो टाइम के बराबर ही आएगी। कहने का मतलब ये हमारा फॉर्मूला जो है वो एकदम सही है। ये आपको समझ में आया या नहीं आया, आप एक बार जरूर देख के बताएं मुझे। अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं इसको दोबारा समझा सकता हूं आपके लिए। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर ऐसे कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे स्प्रिंग कॉन्ट। अब देखो यहाँ हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता, इसकी मैं बात कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में पता है फॉर्मूला क्या होता है, आप आगे देखेंगे, टी इजकल टू 2π√L/G होता है, ठीक है सर। अब ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं